हेलो फ्रेंड्स, आपका फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर फिजिक्स की क्लास में। लास्ट क्लास में हमने चर्चा की थी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पर कि कैसे किसी भी कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन जो उनकी इर्रेगुलर मोशन, अनियमित गति, रेगुलर मोशन में, ड्रिफ्ट मोशन में, नियमित गति में, अपवहन गति में कैसे बदलती है। आगे आज चर्चा करेंगे। आगे बढ़ें उससे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। देखते हैं आज अपन चर्चा करेंगे। सबसे पहले हमारा टॉपिक है कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी है उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी, इलेक्ट्रिक करंट और मोबिलिटी में रिलेशन निकालना है। ठीक है, करंट डेंसिटी और कंडक्टिविटी में रिलेशन निकालना है। देखते हैं। तो ये वही कंडक्टर है, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी को अप्लाई किया है। इसको एक विद्युत स्रोत, चालक स्रोत या पोटेंशियल सोर्स से जोड़ा, उसका पोटेंशियल V है। जैसे ही कनेक्ट करेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन्स की इर्रेगुलर मोशन, अनियमित गति ड्रिफ्ट मोशन में, नियमित गति में, रेगुलर मोशन में कन्वर्ट होगी। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की रेगुलर मोशन दिखाई है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी V, कंडक्टर का लेंथ स्मॉल l, इसका जो क्रॉस सेक्शन है ये ऐसा ही होगा। इसका जो क्रॉस सेक्शन वो A एज्यूम कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन, इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट चलते हैं, दिखाया हुआ है। अब करंट की बात करनी है तो करंट के लिए टोटल चार्ज फ्लो निकालना पड़ेगा। टोटल चार्ज फ्लो के लिए सारे इलेक्ट्रॉन्स चाहिए। तो ये कंडक्टर, इसका क्रॉस सेक्शन आपको मालूम है, इसकी लेंथ आपको मालूम है, तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? तो इसका वॉल्यूम होगा A इंटू एल के इक्वलेंट, ये इसका वॉल्यूम। अब बात आगे चलें तो हम बोल रहे हैं कि ये जो टोटल आपके पास है इसका वॉल्यूम कुछ भी है, 10 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, 50 मीटर क्यूब, 40 मीटर क्यूब। हम बोल रहे हैं इसके यूनिट वॉल्यूम में 1 मीटर क्यूब में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है उसका नंबर स्मॉल n है। तो टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे? 1 यूनिट में इलेक्ट्रॉन्स और टोटल वॉल्यूम 1 यूनिट में n, टोटल वॉल्यूम V, तो V नहीं है तो A इंटू एल। तो ये आपके पास टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स। अब टोटल चार्ज, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है E, तो इस पूरे कंडक्टर से कितना चार्ज फ्लो होगा? इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं इलेक्ट्रॉन के चार्ज को। टोटल चार्ज n इंटू ई, N A L E। अब बात आती है, इसका लेंथ आपको मालूम है, इलेक्ट्रॉन जिस स्पीड से फ्लो कर रहे हैं, पास कर रहे हैं, गति कर रहे हैं, वो वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी है VD। तो कितना टाइम लगेगा? फॉर्मूला है आपके पास में स्पीड का इज इक्वल्स टू डिस्टेंस ओवर टाइम। डिस्टेंस, आपको टाइम निकालना है तो टाइम क्या आएगा? डिस्टेंस ओवर स्पीड, डिस्टेंस L, स्पीड VD। ये आ गया। तो यहां से करंट का फॉर्मूला, करंट होता है रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, आवेश प्रवाह की दर, विद्युत धारा इज इक्वल्स टू Q ओवर T। तो I एज इट इज, Q का वैल्यू NaLe, T का वैल्यू L ओवर VD। VD ऊपर जाएगा, L से L कैंसिल, तो फॉर्मूला आया करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में I इज इक्वल्स टू NeaVD। तो ये रिलेशन है करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में। अगर यहां तक पूछे तो आपको यहां तक लिखना है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, अपवहन वेग और विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट में रिलेशन यहां तक। और आगे चलते हैं। हमने देखा जब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से रिलेशन निकाले तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का एक फॉर्मूला था VD इज इक्वल्स टू म्यू ई। म्यू का वैल्यू था स्मॉल e टॉर्क ओवर m। स्मॉल e चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m इलेक्ट्रॉन का मास, और टॉर्क एवरेज रिलैक्सेशन टाइम था टॉर्क। तो उसके फॉर्म में यहां लिख देते हैं, VD को रिप्लेस किया है म्यू ई से, म्यू का वैल्यू फिर रिप्लेस किया है स्मॉल e टॉर्क ओवर e से। तो इसको सॉल्व कर रहे हैं तो n A एज इट इज E स्क्वायर टॉर्क m इंटू ई। तो E और I में रिलेशन ये है आपके पास। अगर मोबिलिटी के फॉर्म में तो मोबिलिटी के फॉर्म में रिलेशन ये लिखा हुआ है आपके पास में। अब बात करते हैं करंट डेंसिटी। तो करंट डेंसिटी होती है आपके पास I ओवर A। I का वैल्यू N A E स्क्वायर टॉर्क E ओवर M, A एज इट इज, A टू A कैंसल। तो यहां से क्या आया? I J इज इक्वल्स टू N E स्क्वायर टॉर्क M इंटू E। तो ये है करंट डेंसिटी का और इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का रिलेशन। कंडक्टर फिक्स है तो नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स फिक्स होगा, कंडक्टर कोई भी हो उसका फिक्स होगा। E इलेक्ट्रॉन का चार्ज फिक्स, M आपके पास मास इलेक्ट्रॉन फिक्स, टॉर्क, जब मेटल फिक्स हो गया है, कंडक्टर फिक्स हो गया है, तो रिलैक्सेशन टाइम आपके पास फिक्स, क्योंकि टेम्परेचर चेंज नहीं कर रहे। तो ये जो आपके पास एक पूरा कांस्टेंट, इस कांस्टेंट को सिग्मा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। सिग्मा का वैल्यू आपने किसको रिप्लेस किया? N E स्क्वायर टॉर्क ओवर M को। तो ये है आपके पास जो भी कंडक्टर था उसकी कंडक्टिविटी, यानी कि चालक जो था उसकी चालकता है ये। तो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कंडक्टिविटी का फॉर्मूला आ रहा है N E स्क्वायर टॉर्क ओवर M। तो ये जनरल फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी के कंसेप्ट।
आगे चलते हैं, जब कंडक्टर पढ़ा है तो नेक्स्ट है आपके पास ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ एक कंडक्टर के लिए उसके अंदर पोटेंशियल, जब यहाँ पोटेंशियल अप्लाई किया है हमने तो ही करंट फ्लो हो रहा है, तो अप्लाइड पोटेंशियल और जो करंट पास होगा उसमें रिलेशन प्रोवाइड करता है। लेकिन कंडीशंस ये बोलता है कि अगर कोई भी कंडक्टर है चालक, उसकी भौतिक अवस्थाएं नियत रहें। भौतिक अवस्थाएं मतलब उसकी फिजिकल कंडीशंस नहीं बदलें, ताप नहीं बदले, दाब नहीं बदले, लेंथ नहीं बदले, ये जनरल चीज़ें। अगर ये आपके पास नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं बदले, मतलब फिजिकल आपके पास जो कंडीशंस हैं वो कांस्टेंट रहे, तो ये क्या कहता है? जो कंडक्टर है उसके अक्रॉस जो पोटेंशियल आप अप्लाई करोगे, उसके सिरों के बीच जो विभवांतर है वो उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। मतलब इस कंडक्टर में जो आपने पोटेंशियल अप्लाई किया है, या इस कंडक्टर में आपने जो पोटेंशियल आपके पास या विभवांतर जो उत्पन्न हुआ है वो इसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, यानी कि V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, समानुपाती है, प्रोपोर्शनल है। जब इसको कन्वर्ट करेंगे इक्वल में तो एक कांस्टेंट आएगा, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, उसको R से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये जो R है ये इस कंडक्टर की नेचर से डिसाइड होगा, ठीक है। इसको बोलते हैं, इस प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को, रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर, चालक का प्रतिरोध, ठीक है। यानी कि ये जो चालक है उसकी प्रकृति पर निर्भर करेगा। चालक की प्रकृति बदलेगी, कॉपर के अलग होगा, सिल्वर के लिए अलग होगा, प्लेटिनम के लिए अलग होगा, जैसा मटेरियल होगा उसकी नेचर होगी, उसके अकॉर्डिंग ये चेंज हो जाएगा। तो यहां से जनरल कंसेप्ट आ रहा है V और I का रेशो, मतलब कंडक्टर जो है उसके सिरों के बीच, उसके एंड्स के बिटवीन अप्लाइड पोटेंशियल, आरोपित विभवांतर और उसमें प्रवाहित धारा का अनुपात है ये जनरल। यहां से और आगे चलते हैं, जो कंडक्टर्स, जो चालक ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे तो उसके लिए V और I में ग्राफ, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, वो एक स्ट्रेट लाइन, एक सरल रेखा प्राप्त होगा जो ओम्स लॉ को पास करें, यानी आपके पास में फॉलो करेंगे। तो ये आपके पास ओम्स लॉ, उनके लिए कंडक्टर के लिए आपके पास क्या, V और I के ग्राफ, एक सरल रेखा। दूसरी बात और बात करेंगे अभी इसी के आगे, इसके अगर हम स्लोप की बात करें तो इसका ढाल निकाल लेते हैं, इसका स्लोप कैसे निकालते हैं? मैंने बोला है कि ये जो लाइन है पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ स्लोप जानते हैं, जो एंगल बनाती है उसका टेंजेंट आपके पास स्लोप कहलाता है। तो इसके लाइन के अलोंग आपके पास खींच दिया ये एंगल, इसका टेंजेंट जो है वो इसका स्लोप होगा। तो यहीं से कैलकुलेट कर लेते हैं टेंजेंट, टेन थीटा, इसको नाम दे देते हैं ABC। टेन थीटा क्या होगा? BC ओवर AC। BC इस एक्सिस पर आ रहा है तो ये क्या होगा? डेल्टा V। ये इस एक्सिस पर करंट पर डेल्टा I, डेल्टा V ओवर डेल्टा I। तो देखो ये क्या है? डेल्टा V और डेल्टा I R, मतलब V और I का जो ग्राफ है उसका जो स्लोप होगा वो आपके पास कंडक्टर के रेजिस्टेंस को, उसके प्रतिरोध को व्यक्त करेगा। मतलब V और I में ग्राफ दे और आपको रेजिस्टेंस निकालना है तो क्या करेंगे आप? सिर्फ उसका स्लोप आपके पास कैलकुलेट कर लें। लेकिन जो ओम्स लॉ को फॉलो कर रहे हैं उनके लिए स्ट्रेट लाइन होगा। अगर आप चाहें तो इसको डेल्टा V डेल्टा I के फॉर्म में निकालें, आप एक पर्टिकुलर पॉइंट पर भी निकालेंगे, एक पर्टिकुलर पॉइंट पर V और I का रेशो लेंगे। अगर स्ट्रेट लाइन है तो उसका वैल्यू, और डेल्टा V और डेल्टा I के फॉर्मूले इस स्टेप से लेके चलेंगे तो वो वैल्यू सेम आएंगे। मतलब जिन कंडक्टर्स के लिए V और I का ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है उसके हर एक पॉइंट का स्लोप, हर एक पॉइंट पर रेजिस्टेंस का वैल्यू एक जैसे आने वाला है। ये आपका पहला कंसेप्ट। और आगे चलते हैं, रेजिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, इसकी SI यूनिट V और I, वोल्ट एम्पियर, वोल्ट पर एम्पियर इसका SI यूनिट, वोल्ट पर एम्पियर लेकिन ओम में बताया है तो इसके लिए ओम, V वोल्ट पर एम्पियर को ओम भी बोल सकते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस जो है, प्रतिरोध जो इसका SI यूनिट ओम होगा। ओमेगा इसका सिंबल। डायमेंशंस की बात कर सकते हैं, V और I, V का डायरेक्ट मेरे को भी याद नहीं, आप भी याद नहीं रखें, डायरेक्ट कैलकुलेट करें। W ओवर Q0 पोटेंशियल का डेफिनेशन, I एज इट इज फंडामेंटल क्वांटिटी, मौलिक राशि I, W वर्क, डायमेंशन M1 L2 T-2, चार्ज नीचे जाएगा A1 T1, करंट फंडामेंटल भौतिक मूल राशि है A1, इसको सॉल्व करें M1, L नीचे भी नहीं है L2, -2 ऊपर जाएगा -3, 1 and 1 2 ऊपर जाएंगे -2, तो ये इसका डायमेंशन। तो ये है हम ओम्स लॉ की जनरल चीज़ें। और आगे चाहें तो हम 1 ओम की स्टैंडर्ड डेफिनेशन ले सकते हैं। वो क्या कहता है?
मैंने बोला है कि डिफरेंट आपके पास डिफाइन करने का, परिभाषित करने का एक ही तरीका, इसको 1 यूनिट लेना है, ये 1 कर दें, 1 यूनिट 1 यूनिट, ये 1 वोल्ट, ये 1 एम्पियर, तो ये 1 ओम होगा। मीन्स एक चालक है, उसके कंडक्टर के लिए उसमें प्रवाहित धारा, उसमें 1 एम्पियर करंट फ्लो कर रहे हैं। 1 एम्पियर करंट फ्लो करने पर उस कंडक्टर के ये एंड्स हैं, इनके बिटवीन, इनके बीच जो उत्पन्न विभवांतर है, इनके बिटवीन डेवलप पोटेंशियल है वो 1 वोल्ट है, तो इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस 1 ओम होगा। तो ये जनरल कंसेप्ट। और आगे चलें, अब ये जो ओम्स लॉ है इसको फ्री इलेक्ट्रॉन जो थ्योरी आप पढ़ रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से इसका वेरिफिकेशन करना है, उस सिद्धांत से प्रूफ करना है कि ये ओम का लॉ था, ओम्स लॉ वास्तव में ऐसा ही होता है। तो उसको भी चल लेते हैं, आगे लेते हैं। तो देखिए फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में क्या बोला आपने, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी में यही कंसेप्ट, डायग्राम की बार बार जरूरत नहीं है। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से ड्रिफ्ट वेलोसिटी अपव्यय वेग स्मॉल ई, कैपिटल ई, टॉर्क ओवर एम, करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला आपने, आई एन ई ए वी डी, एन ई ए वी डी, वी डी का वैल्यू ये है, यहाँ रिप्लेस कर सकते हैं, एन ई ए स्मॉल ई कैपिटल ई टॉर्क ओवर एम। तो यहाँ से एन ए ई एंड ई स्क्वेयर टॉर्क एम ई एज इट इज। अब ये जो कंडक्टर है, हमने बोला यहाँ पोटेंशियल V अप्लाई किया, लेंथ L और इलेक्ट्रिक फील्ड E डेवलप हुआ। तो पहले से हम रिलेशन निकाल चुके हैं, उसी रिलेशन के अकॉर्डिंग डायरेक्ट लिख सकते हैं, फिर भी ये रिलेशन याद हो हमारे को। रिलेशन था V इक्वल्स टू माइनस ई डॉट डी आर। अब यहां से पूरा कंसेप्ट फॉलो करके निकालेंगे तो सिंपली नेगेटिव साइन को छोड़ देते हैं, E डी आर यहां से यहां तक का डिस्प्लेसमेंट L, तो यहां से V इक्वल्स टू ई एल, तो यहां से E का वैल्यू क्या आया, E इक्वल्स टू V ओवर L। तो ये आपके पास E यहां रिप्लेस कर देते हैं, क्या आएगा, एन ए ई स्क्वायर टॉर्क एम एल, एल आ जाएगा, E को रिप्लेस करेंगे तो V ऊपर रहेगा, तो बचा क्या, V प्रपोर्शनल टू I करना, यहाँ I है, I इज इक्वल्स टू ये इंटू V, तो V क्या आएगा, ये बाकी सब यहाँ आएंगे, एम एल एन ए ई स्क्वायर इंटू टॉर्क। तो अब आगे के कंसेप्ट पर चलते हैं, ये क्या कहता है आगे, यहां से आया। अब देखिए ये जो कंडक्टर है इसके लिए स्मॉल m इलेक्ट्रॉन का मास कांस्टेंट, L कंडक्टर फिक्स, ये कंडक्टर है, यहां कंडक्टर है तो इसकी लेंथ फिक्स, ओवर n कंडक्टर फिक्स, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉन n फिक्स, फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम फिक्स कांस्टेंट, A कंडक्टर फिक्स, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया अनुप्रस्थ काट नहीं बदलेगा कांस्टेंट, E इलेक्ट्रॉन का चार्ज कांस्टेंट बदलता ही नहीं है, टॉर्क जब आपने कंडक्टर फिक्स कर दिया, फिजिकल स्टेट बदल ही नहीं रही है, भौतिक अवस्थाएं बदल ही नहीं रही है, तो ये एवरेज रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट रहेगा, मतलब ये पूरा एक कांस्टेंट है। तो वहां से हम लिख सकते हैं V इज इक्वल्स टू एक कांस्टेंट कंडक्टर का है तो रेजिस्टेंस ही होगा आर आई। तो यही अपने को प्रूफ करना था, जहां आर किससे रिप्लेस किया हमने, एम एल एन ए ई स्क्वायर इंटू टॉर्क, ये है कांस्टेंट, ये कांस्टेंट है तो V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ये ओम्स लॉ था, यानी कि एक कंडक्टर जो है उसकी फिजिकल स्टेट्स कांस्टेंट हैं, भौतिक अवस्थाएं नियत हैं, तो उसके सिरों के बीच, उसके एंड्स के बिटवीन आरोपित विभवांतर पोटेंशियल अक्रॉस द एंड्स विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट पासिंग थ्रू द कंडक्टर, मतलब चालक के सिरों के बीच आरोपित विभवांतर उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होता है। ये अपने को प्रूफ करना था, लेकिन यहाँ से एक कंसेप्ट और आया। अभी तक आपने बोला R इज इक्वल्स टू V ओवर I, जब V और I हमारे पास हैं, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से कंडक्टर जो है, चालक जो है, उसका रेजिस्टेंस होगा एम एल ओवर एन ए ई स्क्वायर इंटू टॉर्क, मतलब फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, ये फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का कंसेप्ट, तो उसके अकॉर्डिंग ये आ रहा है। आगे चलते हैं, अभी अगले टॉपिक पर बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या है। आगे चलते हैं, अभी हमने बात की थियोरेटिकल वेरिफिकेशन, सैद्धांतिक सत्यापन, फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत सत्यापन। आगे इसका प्रैक्टिकल वेरिफिकेशन बात करते हैं। अब प्रैक्टिकली ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए क्या होगा, एक कंडक्टर होगा,
उसमें हम पोटेंशियल अप्लाई करेंगे, विभवांतर आरोपित करेंगे और धारा मेजर करेंगे। तो पूरे इंस्ट्रूमेंट्स की तो जो एक्सपेरिमेंटल सेटअप है उसका वो दिखाया हमने। रजिस्टेंस है, कंडक्टर जो है उसको एक रजिस्टेंस से शो करेंगे और रजिस्टेंस जो इसका इलेक्ट्रिकल सिंबल है ये है, ये इसका विद्युत परिपथ का संकेत है। परिपथ में रजिस्टेंस को ऐसे दिखाएंगे। तो एक कंडक्टर है ये, इसमें करंट फ्लो करना है, इसलिए एक विद्युत स्रोत बैटरी जोड़ दी है, सेल जोड़ दिया है, ठीक है। करंट फ्लो करना है या नहीं करना है इसके लिए प्लग की लगा दिया है। यहां डॉट लगाने का मतलब करंट फ्लो हो रहा है, स्विच ऑन है। यहां पर करंट को वेरी करने के लिए, करंट भाई बदलेंगे, करंट को कंट्रोल करता है रजिस्टेंस, तो करंट को वेरी करने के लिए, बदलने के रियोस्टेट धारा नियंत्रक काम में लेते हैं। ये धारा नियंत्रक का संकेत है। करंट को मेजर करने के लिए अमीटर काम में लेते हैं। अमीटर कनेक्ट किया हुआ है, अमीटर हमेशा सीरीज में कनेक्ट करते हैं। अमीटर को जोड़ने का मेथड, उसका पॉजिटिव हमेशा बैटरी के प्लस से कनेक्ट होगा, उसका नेगेटिव हमेशा बैटरी के नेगेटिव से कनेक्ट होगा। और विभवांतर मेजर करने के लिए हम वोल्ट मीटर काम में लेते हैं, उसका पॉजिटिव हमेशा बैटरी के पॉजिटिव से, नेगेटिव हमेशा बैटरी के नेगेटिव से। तो ये सर्किट है। अब करने का मेथड क्या है, ये कंडक्टर है, अब रजिस्टेंस से शो करते हैं, इसके पैरेलल में वोल्ट मीटर, बाकी सब सीरीज में है। ये देखिए कॉमन, इसको नहीं कनेक्ट करके सारे सीरीज में कनेक्ट, बैटरी का प्लस, अमीटर का प्लस, अमीटर के माइनस से रजिस्टेंस का एक एंड, रजिस्टेंस का दूसरा एंड रियोस्टेट के एक एंड से, नीचे वाले से, ऊपर वाला एंड या नीचे वाला एंड कोई एक, दूसरा एंड प्लग की से, कुंजी से, कुंजी प्लग की का दूसरा एंड बैटरी के माइनस से, और उसके बाद पैरेलल में एक वोल्ट मीटर। अब मेथड क्या है, मेथड यहाँ एक रीडिंग नहीं लेनी होती, प्रैक्टिकल में 5 या 6। तो इस रियोस्टेट से इसका रीडिंग फिक्स करना है, वोल्ट मीटर का पाठ्यांक फिक्स करना है या मीटर का पाठ्यांक फिक्स करना है, कोई एक पाठ्यांक, इसको फिक्स कर दें, इसकी रीडिंग नोट कर लें। मान लो एक रीडिंग आया V1, इसका आया I1, उसके बाद फिर इससे इसको बदलना है और इसको नोट करना है, दोनों बदल जाएंगे V2 I2। तीसरी रीडिंग फिर इससे बदलना है, रियोस्टेट से धारा नियंत्रक से रीडिंग नोट करने हैं V3 I3, फिर धारा नियंत्रक से इनको बदलना है V4 I4। इस तरह से आपको 4 या 5 रीडिंग नोट करने हैं। और सबको पता है V और I का रेशियो क्या होता है, रजिस्टेंस, तो यहां से आ जाएगा रजिस्टेंस V1 ओवर I1, यहां से V2 ओवर I2, V3 ओवर I3, यहां से V4 ओवर I4। ये सब इस तरह से 5 या 6 रीडिंग करके इनका रेशियो से हम रजिस्टेंस निकालेंगे। अब ये वेरीफाई कैसे होगा, अगर V और I का रेशियो सब एक जैसे आते हैं, सबके वैल्यूज अबाउटली सेम आते हैं, लगभग सेम आते हैं, ठीक है, तो ओम्स लॉ वेरीफाई होगा। क्योंकि जब फिजिकल स्टेट्स नहीं बदली हैं तो रेजिस्टेंस नहीं बदले। लेकिन प्रैक्टिकल हम करते हैं पहली बार तो वहाँ गलतियाँ हो जाती हैं। हम आधे घंटे तक करंट फ्लो करते हैं या सर्किट जोड़ते वक्त स्विच ऑन कर देते हैं, तो इससे क्या होगा, करंट ज़्यादा फ्लो होगा, और ज़्यादा फ्लो होगा तो तार गर्म हो जाएगा, हीट मारेगा, और हीट मारेगा तो टेम्परेचर बदल गया, टेम्परेचर बदल गया, उसकी लेंथ बदल सकती है। इसलिए प्रैक्टिकल करने का सबसे सिंपल तरीका, तभी स्विच ऑन करें जब प्रैक्टिकल की रीडिंग लेनी हो, और कम से कम समय में रीडिंग लेनी है, 1 या 2 मिनट में सारे रीडिंग पूरे करने। अगर सबके वैल्यूज एक जैसे आते हैं तो इससे ओम्स नियम वेरीफाई होगा। मीन्स अगर भौतिक अवस्थाएं फिजिकल स्टेट कांस्टेंट हैं तो उसके सिरों के बिटवीन आरोपित पोटेंशियल उसमें प्रवाहित धारा के समानुपाती होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब आगे चलते हैं। आगे है हमारे पास ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर्स, यानी कि हिंदी में बोलते हैं इसको ओमी, और ये है अनओमी चालक। अब नाम से दिख रहा है, ओमी मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे, जो ओम के नियम का पालन करेंगे वो ओमी चालक। कॉमन सेंस, जो चालक ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे ओमिक होंगे, ठीक है। जो ओम लॉ को फॉलो करेंगे उनके लिए V और I का ग्राफ ओरिजिन से पास होने वाला, मूल बिंदु से पास होने वाला एक स्ट्रेट लाइन आएगा। अब स्ट्रेट लाइन है तो यहाँ जो स्लोप है V और I निकालें, चाहे डेल्टा V और डेल्टा I निकालें, उसका वैल्यू हमेशा कांस्टेंट आपके पास आएगा। मतलब जो ओम्स लॉ को फॉलो करेंगे उनके लिए V और I का रेशियो हमेशा कांस्टेंट। अब कुछ ऐसे होते हैं जो सारे कंडक्टर्स ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते हैं। जो चालक ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, यानी कि आपके पास ओम के नियम का पालन नहीं करेंगे, वो अनोमी चालक होंगे। अब अनोमी है तो V और I का रेशियो तो रजिस्टेंस ही कहलाता है, लेकिन जो ओम्स के नियम का पालन नहीं कर रहे हैं उनका ग्राफ, V और I का ग्राफ सरल रेखा आए, स्ट्रेट लाइन आए, कोई गारंटी नहीं है। वो आपके पास एक वक्र आकार आपके पास मिलेगा, मतलब कहीं ना कहीं से उसकी आकृति सरल रेखा ना होकर के वक्राकार होगी। मीन्स V और I का रेशियो जो है वो कांस्टेंट नहीं होगा, हर एक पॉइंट पर उसका वैल्यू बदल सकता है।
तो ये फ़र्क है आपके पास ओमिक और नॉन ओमिक में। ओमिक मिलना बहुत रेयर होता है। अनोमिक जैसे आपके पास डायोड हुआ, ट्रांजिस्टर हुआ, ट्रायोड हुआ, एक विद्युत बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब जो है उसके लिए उसकी जो कॉइल होती है टेम्परेचर इंक्रीज होने के साथ उसका रेजिस्टेंस बदल जाता है। तो उसके लिए आपके पास वी और आई का ग्राफ लें तो वो भी आपके पास वक्राकार कर्विक मिलेगा। और अगर इलेक्ट्रोलाइट विद्युत अपघटनी विलयन की बात करें उसके लिए वी और आई का ग्राफ खींचें तो वो आपके पास वक्राकार, यानी कि सब अनोमी चालक हैं। तो और बात करें सिंपल कॉमन सेंस में, तो यहाँ आपसे मैंने बोला कि रजिस्टेंस, अभी तक आपने पढ़ा कि रजिस्टेंस वी और आई के रेशो से निकालते हैं। कभी कभी रजिस्टेंस हम डेल्टा वी और डेल्टा आई से भी निकालते हैं। अभी तक इसकी ज़रूरत नहीं थी। मैंने बोला जहाँ सरल रेखा वी और आई का ग्राफ सरल रेखा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, तो वहाँ वी और आई से निकालें, एक पॉइंट का निकालें। मीन्स कॉमन सेंस की बात करते हैं हम। यहाँ V यहाँ I ये है, इस पॉइंट पर आप निकालें V और I। मान लो यहाँ V का वैल्यू V1, यहाँ I1, इस पॉइंट पर V2 I2, V1 I1, V2 I2, या फिर आपके पास तीसरे पॉइंट पर निकालें V3 और I3 का रेशो। या फिर आप ऐसे कर सकते हैं डेल्टा V और डेल्टा I, डेल्टा V और डेल्टा I का रेशो। ये सब अगर ग्राफ सरल रेखा है, स्ट्रेट लाइन है, तो इन वैल्यूज को कोई चेंज नहीं होगा, सब एक जैसे रहेंगे। लेकिन हमारे पास वक्राकार ग्राफ भी, कर्व भी आपके पास आ सकता है। तो वहां दो तरीके के आपके पास रेजिस्टेंस को डिफाइन करते हैं। एक किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर, एक पर्टिकुलर बिंदु पर V और I का रेशो लें, जैसे इस पॉइंट पर लिया V और I का रेशो, तो ये होता है स्थैतिक या स्टैटिक, इंग्लिश में बोलते हैं स्टैटिक रेजिस्टेंस। मतलब एक पर्टिकुलर पॉइंट पर वोल्टता और धारा, पोटेंशियल और करंट का जो रेशो है वो स्थैतिक प्रतिरोध, स्टैटिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ठीक है, लेकिन जब कर्व शेप आते हैं या ऐसा आता है तो वहां हम डेल्टा वी और डेल्टा आई का रेशो भी निकाल सकते हैं। इस पॉइंट पर यहां टेंजेंट ड्रॉ करो, टेंजेंट जब ड्रॉ होगा तो उस तरीके से आप ये डेल्टा वी और ये डेल्टा आई, तो डेल्टा वी और डेल्टा आई, ये रेजिस्टेंस कहलाता है डायनामिक रेजिस्टेंस। मतलब डेल्टा वी किसी भी कंडक्टर के लिए वोल्टेज में चेंज और करंट में जो चेंज है उनका रेशो डायनामिक रेजिस्टेंस कहलाता है। ये है गतिक प्रतिरोध भी या गतिज प्रतिरोध कहते हैं। अब यहां इनको डिफाइन क्यों किया? क्योंकि जो कंडक्टर्स ओमिक हैं, जो ओम के नियम का पालन करेंगे, उनके लिए इन दोनों की वैल्यूज वी और आई और डेल्टा वी और डेल्टा आई का रेशो, यानी कि स्टैटिक और डायनामिक, स्थैतिक और गतिज दोनों प्रतिरोध के मान एक जैसे होंगे। लेकिन जो अनओमी हैं, नॉन ओमिक आपके पास जो हैं कंडक्टर्स, उनके लिए वी और आई और डेल्टा वी और डेल्टा आई, मतलब स्टैटिक और डायनामिक रेजिस्टेंस की वैल्यूज एक जैसी हो गारंटी नहीं है, बदल सकते हैं ये। तो ये फर्क है आपके पास ओमिक और नॉन ओमिक में। अब बात करते हैं, हम आगे चलते हैं, तो और आगे भी हैं हमारे पास टॉपिक्स। अब बात करते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रजिस्टिविटी की। तो स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रजिस्टिविटी की जब हम बात करें तो हमको ये देखना होगा कि जो कोई भी कंडक्टर है, हिंदी में विशिष्ट प्रतिरोध या प्रतिरोधकता भी कहते हैं, ये मान लो कंडक्टर है, ये मार्कर को कंडक्टर मान रहे हैं, तो इसका जो रेजिस्टेंस है दो फैक्टर्स पर, एक तो इसकी लेंथ पर डिपेंड करता है, दूसरा इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया मतलब इसकी मोटाई पर, थिकनेस पर डिपेंड करता है। लेंथ ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा, और मोटाई जितनी ज़्यादा होगी रेजिस्टेंस उतना कम। तो मतलब रेजिस्टेंस लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इसके क्रॉस सेक्शनल एरिया इसकी थिकनेस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये है, दोनों कंबाइन करें प्रोपोर्शनलिटी को इक्विवेलेंट में चेंज करें तो एक कांस्टेंट आता है, इस कांस्टेंट को ही नाम देते हैं रजिस्टिविटी। और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ये आपके पास प्योरली डिपेंड करता है, अभी हमने वहाँ बोला रेजिस्टेंस भी मटेरियल जो है उसकी नेचर पर, मैटर की नेचर पर डिपेंड करता है, लेकिन ये जो दिख रहा है रजिस्टिविटी, ये प्योर नेचर ऑफ द मटेरियल है, मतलब पदार्थ जो उसकी पूर्ण रूप से प्रकृति से जुड़ा हुआ है। हमने अभी फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी पढ़ी, उसमें आपने निकाला
रजिस्टेंस क्या था, एम एल ओवर एन ई स्क्वायर टॉर्क इंटू ए। यहां से देखिए ये रजिस्टेंस था फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से, मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से। इससे कंपेयर करें आर एल ए एल ओवर ए, बाकी ये जो बचा हुआ है ये है आपके पास, इन दोनों कंपेयर करें तो रो का फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी मुक्त इलेक्ट्रॉन सिद्धांत से वैल्यू होगी एम ओवर एन ई स्क्वायर इंटू टॉर्क। अब देखो ये प्योर नेचर है या नहीं, मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान, इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैटर ये फिक्स है इसका। अगर ये कॉपर का है तो ये फिक्स हो चुका है, मैटर नहीं बदल रहा, नहीं बदल रहा। तो यहाँ आपके पास एवरेज रिलैक्सेशन टाइम सेम कांस्टेंट रहेगा, टेम्परेचर ही नहीं बदल रहा। ये क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि प्योर प्रकृति पर डिपेंड है। अब देखिए यहाँ से ये कैसे चेंज करता है, मतलब पदार्थ की प्रकृति। आपने बोला ये वायर है तांबे का, इसकी वैल्यू, इसकी जो रजिस्टिविटी रो है, अगर इसकी लेंथ इतनी कर दें, लेंथ बदली है, प्रकृति नहीं, ये कॉपर का ही वायर है, तो रो का वैल्यू वही होगा जो इस कंडीशन में था या इस कंडीशन। इसके टुकड़े कर देते हैं, अभी भी कॉपर है, कॉपर है मतलब प्रकृति नहीं बदल रही है, प्रकृति नहीं बदल रही है तो रजिस्टिविटी चेंज नहीं होगी। रजिस्टिविटी पदार्थ की प्रकृति पर, नेचर ऑफ द मैटर से जुड़ी हुई है। अब यहाँ से रो ये जनरल कंसेप्ट है, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है एन के। एन क्या है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या। और कॉपर का चाहे 1 सेंटीमीटर का टुकड़ा लें, 50 सेंटीमीटर का टुकड़ा लें, वहाँ आपके पास ये नंबर फिक्स हैं तो फिक्स हैं, मतलब ये पदार्थ की प्रकृति है, हो सकता है बदल जाए, ठीक है, पदार्थ की, यानी कि ये कहीं ना कहीं एन पर डिपेंड कर रहा है। तो एक तो डिपेंड कर रहा है एन पर, ये पदार्थ का नेचर है, लेकिन बेसिक कंसेप्ट, दूसरा कंसेप्ट है ये टॉर्क पर, यूनिवर्सली प्रोपोर्शनल है टॉर्क पर, एवरेज रिलैक्सेशन टाइम पर, और वो डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, फ्री इलेक्ट्रॉन जल्दी मूव करेंगे, उनकी एक्टिविटी, उनकी क्रियाशीलता बढ़ेगी, टक्कर जल्दी होगी, टक्कर जल्दी होगी तो रुकावट ज़्यादा आएगी, तो रुकावट ज़्यादा आएगी तो क्या होगा, आपके पास टेम्परेचर इंक्रीज करने से क्या होगा, रिलैक्सेशन टाइम, यानी कि उनकी टक्कर होने की, कॉलिजन होने की रेट बढ़ गई, टाइम कम लगेगा, टाइम कम लगेगा, टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, टॉर्क घट जाएगा, और टॉर्क घट जाएगा तो रो बढ़ जाएगा, ठीक है। यानी कि कहीं ना कहीं किस किस फैक्टर पर ये डिपेंड करता है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी से एम ओवर एन ई स्क्वायर टॉर्क से डिपेंड होता है, डिसाइड होगा। इसके एसआई यूनिट की बात करें तो फॉर्मूला आर इज इक्वल टू रो इंटू एल ओवर ए, तो यहाँ से रो क्या होगा, आर इंटू ए ओवर एल, रो इज इक्वल टू, ये ओम था, मीटर स्क्वायर, मीटर लेंथ का, तो उसका पावर, एक पावर कैंसल मीटर से, तो एसआई यूनिट होगा ओम इंटू मीटर। डायमेंशन अभी निकाला था ओम, उसमें एल पावर 1 बढ़ेगा, तो m1 L3 T-3 A-2। अब और भी बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज है, एक होता है कंडक्टेंस, जैसे प्रतिरोध था, आपके पास रजिस्टेंस, इसका ऐसा यूनिट ओम था, इसका जो रेसिप्रोकल, इसका जो इन्वर्स होगा उसको हम बोलते हैं कंडक्टेंस, आर से रिप्रेजेंट करते हैं, जी से रिप्रेजेंट करते हैं। 1 ओवर आर ये रेजिस्टेंस था, प्रतिरोध, ये कंडक्टेंस है, इसको हिंदी में बोलते हैं चालकत्व। इसका ऐसा यूनिट ओम था, रेजिस्टेंस का, इसका क्या होगा, ओम इन्वर्स, या इसको मोहो बोलते हैं, MHO, वैसे इसकी डायमेंशन। अब जैसे आपके पास रो है, दिस इज कंडक्टिविटी, चालक, आपके पास में दिस इज रेजिस्टिविटी, प्रतिरोधकता, इसका जो उल्टा होगा 1 ओवर रो, वो कंडक्टिविटी सिग्मा। इसकी यूनिट थी ऐसा ही ओम इंटू मीटर, तो इसका होगा ओम इन्वर्स इंटू मीटर इन्वर्स, इसको बोल सकते हैं ओम इन्वर्स को मोहो, और मीटर नीचे जाएगा मीटर, तो मोहो पर मीटर होगा सिग्मा का आपके पास कंडक्टिविटी का एसआई यूनिट। तो ये हैं आज की जनरल बातें जो हमने बात की, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक हैं, अगली क्लास में आगे बढ़ेंगे, लेकिन सारे वीडियो, सारे नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिलें, सबसे पहले चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। धन्यवाद।